बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। आज हम 21 सितंबर 2024 सैटरडे के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। इसमें सबसे पहला एडिटोरियल है डेमोक्रेसी इन पेरिल्स। डेमोक्रेसी इन पेरिल्स मींस कि डेमोक्रेसी ख़तरे में। हमारा जो एडिटर है वो ये कहता है कि अगर कोई समझता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नज़रिया ज़रूरत ख़त्म हो गया है तो ये उसकी भूल है। ऐसा नहीं है, बल्कि उसने एक नई शक्ल ले ली है और इस वक्त वाज़े तौर पर दो पिलर्स ऑफ स्टेट आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं, जिनमें एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट है। और इसमें जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला है, रिज़र्व सीट्स वाला फ़ैसला, उसके हवाले से वाज़े तौर पर नेशनल असम्बली के स्पीकर ने भी अपनी पार्टी लॉयल्टी को जहन में रखते हुए, इस्तेमाल करते हुए उसने क्या किया है कि उसने रिज़र्व सीट्स जो हैं उनका उनका फ़ैसला कुछ इस तरह से अपना इनपुट देने की कोशिश की है कि वो जो डायरेक्टली एक अगेंस्ट जाती है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एक टॉप की अदालत है और उसके फैसले के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का कोई किसी भी इदारे के पास किसी भी, क्योंकि देखें सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास इख्तियार है कि वो लॉ की तशरीह करे, लॉ को इंटरप्रेट करे। अब लॉ को इंटरप्रेट करते हुए अगर उसने अपना डिसीजन दिया है तो अब ये किसी इदारे को इख्तियार नहीं है, ना एग्जेक्टिव को ना लेजिस्लेचर को, कि वो उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ कन्फ्रंटेशन पैदा करे। सो ये एक क्लियरली इस बात की तरफ ये इंडिकेशन है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो किसी न किसी तरह से कंप्रोमाइज़ हो रहा है और हमारी डेमोक्रेसी अब ख़तरे में जा रही है। क्योंकि अगर इसी तरह की सूरत हाल ये चलती रही तो एट द एंड क्या होगा? एट द एंड ये होगा कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए, लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर एतबार ही उठ जाए और लोग जो हैं वो किसी और सिस्टम की तरफ देखना शुरू कर दें, जो कि एक बहुत बड़ी समझ लें कि अफसोस की बात होगी। और अब ये सामने चीज़ आ गई है सारी कि गवर्नमेंट जो है वो एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बनाना चाह रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के होते हुए उसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। और इस सुप्रीम कोर्ट से ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत का काम जो लिया जाता है और वही लिया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का असल काम तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डील करना ही होता है। क्योंकि बाकी जो अपील्स वगैरह हैं छोटे मोटे केसेस की और सब केसेस की, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक बहुत कम ही पहुंचती हैं, वो तो हाई कोर्ट्स में ही ख़त्म हो जाती हैं और हाई कोर्ट उनके ऊपर फाइनल डिसीजन दे देता है। बहुत ही कम केसेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट का असल काम ही कानून के मुताबिक, समझ लें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को डील करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे सब प्रोविंसेस का कलेक्शन होती है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ही जो है ना वो एक फाइनल इदारा है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए। पर ये जो एक नई अदालत लाने की कोशिश की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती कि ये क्यों किया जा रहा है। तो इसलिए हमारा जो चीफ एडिटर है वो ये समझता है कि इदारों में इस तरह से कशमकश नहीं होनी चाहिए और इदारों को अपनी अपनी हदूद में रहना चाहिए। और स्पीकर नेशनल असम्बली नो वन जो कि अदालत को ये बताए कि कानून ये है और कानून ये नहीं है। तो इस तरह से लेकिन ये गवर्नमेंट जो है ये अब हर हद पार कर चुकी है और हमारे 77 ईयर्स की तारीख में जो नहीं हुआ था वो आज हो रहा है। कि पिछली जो इलेक्शन से पहले जो केपी और पंजाब असम्बलीज़ के जो इलेक्शन करवाने थे उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हुए अपनी तरफ से डेट दी, लेकिन कोई उस पर अमल नहीं किया गया। वो डिसीजन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अब तक पेंडिंग है और उसके बाद फिर इलेक्शन आए तो उसमें इरेगुलरिटीज़ आई। उन इरेगुलरिटीज़ को
सुनने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को अभी तक काम करने नहीं दिया जा रहा और 6 महीने गुजर गए हैं। मतलब ये है कि बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि जिसमें अब हमारा सिस्टम आगे चल नहीं पा रहा। और पहले तो छोटी मोटी कुछ चीज़ें होती थी, लेकिन अब जो है वो दो इदारे अगर आपस में एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए हैं तो ये किसी भी तरह से हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। बल्कि ये हुआ कि यहाँ तक भी बात पहुंची कि एक दफ़ा अदालत में खड़े खड़े एक प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार दे दिया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी को, और उनको पनिशमेंट भी दी गई और उनको वज़ीर आज़म की सीट से हटा दिया गया। वो भी डिसीजन माना गया। फिर पनामा के केसेस में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया, वो भी डिसीजन माना गया। लेकिन अब तो ये अदालत जो है, ये जो पार्लियामेंट है या स्पेशली स्पीकर कह लें, वो हर हद पार कर चुके हैं और ये डेमोक्रेसी के लिए नुकसानदेह है। किसी भी तरह से ये अच्छा नहीं है। इससे अगर इसमें हम देखें तो पैरल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ख़तरा। इनकम्बेंट एक अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है जो कि कम आता है इन एडिटोरियल्स में। मौजूदा, इस पे आप इसको आप यूज़ करें अपनी राइटिंग्स में। फिर उसके बाद यस, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है जुर्रत, बहादुरी। और कुलूट का मतलब होता है साजिश करना, मिल जाना, मिल के कोई कॉन्स्पिरेसी करना। एडवेंचरस का मतलब होता है मुहिम जो, खतरों वाला, जिसमें आगे ख़तरा हो। अच्छा, इसके बाद हम सेकंड अगर पॉइंट पे जाते हैं, सेकंड एडिटोरियल है जी, फार फ्रॉम फिनिश लाइन। बेसिकली ये जो पोलियो केसेस हैं, जो बढ़ते हुए पोलियो केसेस हैं हमारे कंट्री में, ये उनके हवाले से है। हमारे कंट्री में पोलियो केसेस की तादाद बहुत बढ़ रही है। और ये अभी जो पहला इस 2024 के पहला जो हाफ गुजरा है, यानी कि 6 महीने पहले, उसमें 18 केसेस सामने आ चुके हैं और उनमें 13 जो है वो सिर्फ बलूचिस्तान में से हैं। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब मौजूदा जो मरकज़ है इस पोलियो की वबा का, वो बलूचिस्तान है, जहाँ पे 2 साल का एक बच्चा जो है वो इसका शिकार हुआ कोयटा में। और पिछले साल एक बच्ची भी इसी तरह से अपनी जान हार गई थी पोलियो की वजह से ही, इतनी छोटी एज में। तो बहरहाल ये एक फिर एक फैक्टर ऐसा आ गया है और एक स्टेज ऐसी आ गई है कि हमारी अथॉरिटीज़ को पोलियो केसेस के हवाले से कंसर्न होना चाहिए। हालांकि 2021 और 2023 ये 2 साल ऐसे गुजरे हैं कि जब जब हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अच्छे तरीके से काम किया। और उस काम करने के वजह से केसेस में इतनी कमी आई कि वो सिंगल डिजिट में आ गए, यानी कि पूरे कंट्री में 10 से कम केसेस रह गए। तो ये जो निग्लिजिबल चीज़ है, बट अब पोलियो केसेस फिर बढ़ रहे हैं, ये कम होने चाहिए। इसके हवाले से मतलब जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको अपना काम करना चाहिए। ये जो सारी गलत किस्म की थेरीज बनी हुई हैं, इन पे गवर्नमेंट को स्पेशली काम करना चाहिए और इन द लॉन्ग रन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और लोगों को एजुकेट करना चाहिए। क्योंकि वाज़े तौर पर लोग ये कहते हैं कि जी हमने अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाने, जिसकी वजह कोई वो रिलीजियस बताते हैं, कोई मेडिकल बताते हैं। मेडिकल रीज़न ये है जी कि वो बच्चे जो हैं वो आगे चल के जो है वो बाप नहीं बन सकेंगे, माएँ नहीं बन सकेंगी, इस तरह करके। और फिर उसके बाद हैदराबाद के एक फादर ने तो ये कहा कि मैं अपने बच्चों को इसलिए नहीं ये पिलाऊंगा क्योंकि ये पिलाने से, पोलियो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने से आगे हमेशा जो है वो जो मतलब जो बच्चा पोलियो ड्रॉप्स पिएगा उसकी सारी बेटियां ही होंगी, बेटा नहीं हो सकता। मतलब अजीब अजीब किस्म की थेरीज हैं जो चल रही हैं। और फिर इस साल रिपोर्टेडली 17 पोलियो वर्कर्स ऐसे हैं कि जिनको मारा गया है, जिनको मार दिया गया, और ये बहुत बड़ा नंबर है। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आखिर लोगों को सही तौर पर एजुकेट क्यों नहीं कर पा रही गवर्नमेंट, और इसमें मसला क्या आ रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उस सिलसिले में
स्पेशल काम करना चाहिए और पोलियो की ये जो वबा है, ये जो लानत है पोलियो की, इससे अगली जनरेशन्स को बचाना चाहिए। एपी सेंटर सेंटर का मतलब है मरकज, इंट्रिकेट का मतलब है उलझा हुआ, कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद है जी इनफर्टिलिटी, बांझपन। फिर उसके बाद ये इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन बेसिकली इम्यून करना ही होता है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप समझ लें कि वैक्सीन लगाना। लूप होल का मतलब होता है कमी, खामी, शॉर्टकमिंग। और अब हम थर्ड पे जाते हैं। थर्ड है जी ब्रूटल टाइम्स। ब्रूटल टाइम्स मतलब जुल्म का वक्त। बेसिकली ये जो वाकया हुआ थर्सडे वाले दिन, कि एक डॉक्टर था उमरकोट में, उसके सोशल मीडिया अकाउंट से कोई ऐसा मटेरियल जो है, ब्लास्फेमस मटेरियल जो अपलोड होता है, जिसकी बेस पे पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और वो पुलिस कस्टडी में ही मारा जाता है। एनकाउंटर में पुलिस ने मारा है, तो एनकाउंटर तो क्या, ये तो सीधी टारगेट किलिंग होती है। बहरहाल पुलिस ने उसे मार दिया। और कहा यह गया कि जी वो भाग रहा था, या कोई ऐसा मामला बन गया कि वो पुलिस के साथ मुकाबला कर रहा था तो वो मारा गया। लेकिन जाहिर है कि इस तरह के पुलिस एनकाउंटर तो उनकी हकीकत सबको पता ही है कि ये क्या होते हैं। बहरहाल उसकी जो डेड बॉडी है वो हवाले की गई लोगों के, उनकी फैमिली के। अब उनकी फैमिली उनको दफनाने ले जा रही थी। रास्ते में एक मॉब, काफ़ी सारे लोग आए, उन्होंने वो डेड बॉडी उनसे छीन ली। छीनने के बाद उसको आग लगा दी। और उनका गुस्सा जो है वो इस तरह से ठंडा हुआ कि जब उन्होंने डेड बॉडी को ही आग लगा। इसी तरह से इससे पहले आबिद अली, जो कि बलूचिस्तान में कोयटा में जो है ना जो कैद था, उसको भी इसी तरह से कस्टोडियल किलिंग में मार दिया गया। और फिर उसके बाद आगे फर्दर अब जो हमारा एडिटर कहता है कि ये जो केसेस हैं इस तरह के मज़हब की तौहीन का इल्ज़ाम लगा के और सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी कंटेंट को बेस बना के इस तरह से मार देना किसी को, पहले तो यही चल रहा था। लेकिन अब ये जो नया ट्रेंड एक दो केसेस में सामने आया है कि पुलिस ने ऐसे लोगों को मार दिया है एनकाउंटर के नाम पे, ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये बड़ी एक डिफरेंट एक वो चीज़ है कि इसका मतलब ये है कि कभी इंसाफ मिलेगा ही नहीं फिर इस तरह के लोगों को। कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो इल्ज़ाम ठीक था, गलत था। ये तो लोगों को डायरेक्ट पुलिस ने मारना शुरू कर दिया है। तो इसमें स्टेट की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि स्टेट क्या कर रही है। स्टेट अगर अपने सिटीजन्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, तो और स्टेट का काम क्या है? सबसे पहले काम ही स्टेट का अपने सिटीजन्स को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, और वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही। तो इसका मतलब ये है कि हम एक फेल्ड स्टेट होने की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। एक हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारी डेमोक्रेसी किसी भी तरह से काबिले तारीफ़ नहीं की कही जा सकती। और दूसरी तरफ से इस तरह के केसेस हैं कि जो स्टेट की थोड़ी बहुत रेट है, वो भी रेडिकलाइजेशन और रिलीजियस फैनेटिक्स की नज़र हो रही है। तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। इस सूरत हाल को जो है वो स्टेट को इसका स्पेशल नोटिस लेना चाहिए। और ये जो एक नया ट्रेंड आ रहा है कि लोग पुलिस कस्टडी में मारे जा रहे हैं, इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और जो असल जो इल्ज़ाम लगता है उसको भी इन्वेस्टिगेट होके प्रॉपर लॉ के मुताबिक उसकी सज़ा व जज़ा जो भी बनती है वो होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से लोगों का मारे जाना कभी भी किसी स्टेट में काबिल कबूल नहीं हो सकता। विजिलेंट का मतलब है विजिलेंट का मतलब ये होता है कि कानून हाथ में लेकर इंसाफ करने वाला। ये विजिलेंट्स इसमें यस, यस।
तो इस तरह से मतलब वैसे तो विजिलेंट होता है कोई भी चौकन्ना चौकस होशियार बंदा, लेकिन ये जो विजिलांट इसको बोला जाता है, ये होता है कि जो खुद ही कानून को हाथ में लेके इंसाफ करता है। यानी कि ये जो हमारे मॉब जस्टिस के वाकयात होते हैं, इन सब में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको विजिलेंट कहा जा सकता है। फिर उसके बाद एनरेज्ड का मतलब होता है गुस्से में, और डिनाउंस का मतलब तनकीद करना, क्रिटिसाइज करना, बुरा भला कहना। कस्टोडियल हिरासत में, कस्टोडियल किलिंग बेसिकली एक पूरी टर्म है कि जो पुलिस हिरासत में लोग मारे जाते हैं वो उनको कस्टोडियल किलिंग बोला जाता है। फिर उसके बाद है जी इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है गौर व फिक्र करना, तहकीक करना, इन्वेस्टिगेट करना, चीज़ों को सोच समझ के उनको किसी एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाना, इसको इंट्रोस्पेक्ट बोलते हैं। और फनेटिसिज्म का मतलब होता है जुनूनियत, जैसा कि मजहबी इंतहा पसंदी वगैरह होता है तो उसको रिलीजियस फनेटिसिज्म बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी आज की डिस्कशन कंप्लीट होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।